नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और सेंसिटिव टॉपिक के साथ। देखिए, हम बात करते हैं कि दशहरा में हमें रावण जलाना है। हमें उस टाइम आपको बहुत सारी ऐसी रील्स वायरल होती हैं, मेम्स वायरल होते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर के रावण को ख़त्म कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं दुर्योधन की, श्री कृष्ण की, द्रौपदी की, जहाँ पर चीरहरण किया गया था। और इतिहास गवाह है कि ये चीज़ें अभी नहीं, बहुत टाइम से चल रही हैं। लेकिन कलयुग में आप कह नहीं सकते कि कोई कृष्ण आपको बचाने आएगा, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करी जाए इस कोलकाता रेप केस की। हमने बात करी थी निर्भया की, इसे लोग कह रहे हैं निर्भया 2.0। रीज़न ये है कि जब निर्भया केस हुआ दिल्ली में, उस समय बहुत सारी आपकी गाइडलाइंस आई, निर्भया फंड भी बनाया गया, उसमें बढ़ोतरी भी करी गई। लेकिन क्या ये वाकई कारगर सिद्ध हुआ है? क्या वाकई रेप के जो केसेस हैं इनमें कमी आई है? क्या वाकई बहुत सारे रेप विक्टिम्स हैं जो पकड़े जाते हैं, जिन पर कार्रवाइयाँ होती हैं? आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइम मैं आपसे ये लाइनें कह रही हूँ, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, इस समय भी ना जाने कितनी महिलाओं के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ हो रही होगी, कोई यौन उत्पीड़न का शिकार हो रहा होगा, किसी ना किसी के साथ रेप भी हो रहा होगा शायद। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारे आप डेटा उठा करके देख लीजिए कि बहुत सारे केसेस में तो रिपोर्ट्स भी दर्ज नहीं करी जाती है, क्योंकि रेप करने वाला कोई पर्सन बहुत ही हाई प्रोफाइल क्षेत्र से बिलोंग कर रहा होता है। इसी पर डिटेल एनालिसिस करते हैं कि आखिर कब तक एज अ ह्यूमन हम फेल होते रहेंगे, एज अ सिस्टम इंडिया फेल होता रहेगा, और एज अ यदि बात की जाए कि वुमेन की, तो हम कब तक एश्योर करेंगे कि हाँ वाकई अब हम सेफ हैं। अभी हमने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। उस दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हुए कहा कि भारत की महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, और उससे जुड़ी जो भी यदि कोई कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो उस पर क्या सजा है, इसको पब्लिकलाइज किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा यदि आप गलत काम करते हो तो क्या हो सकता है। लेकिन क्या वाकई इसका असर देखने को मिलेगा, इसको भी हम समझेंगे। महात्मा गांधी जी का एक कोट है, जिस कोट में उन्होंने बोला था कि जिस दिन महिलाएं रात में स्वतंत्रता पूर्वक टहल सके, उस दिन समझ लेना कि भारत देश अब आजाद हो चुका है। और आप यकीन मानिए, हम आज भी आजाद नहीं हैं। इसी के साथ शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि इसका हमारे सिलेबस से कनेक्शन क्या है, तो आज मैं हर एक चीज़ लेकर के आई हूँ, कहाँ से कनेक्टेड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। न्यूज़ क्या थी ये देख लेते हैं भाई। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, 19 अरेस्टेड फॉर वैंडलिज्म और RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेज पुलिस। चलो, यहाँ पर आपके जो परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर अरुणा शानबाग केस आ जाता है, जहाँ पर वो महिला अब लाइफ टाइम तक वो पैरालाइज हो गई थी, वो चल नहीं पा रही थी, 42 इयर्स की थी, वो भी एक नर्स थी, डॉक्टर ही थी, और उनके साथ ऐसा काम हुआ था। ठीक है, उनके साथ रेप हुआ था। एक्चुअली हम लोग ना इतने ज़्यादा पीछे, हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे केसेस आते हैं ना, तो आज भी जब आप रिपोर्ट लिखवाने जाओगे ना और गांव क्षेत्र में होगे, कोई ये नहीं कहता है कि मेरी लड़की के साथ रेप हुआ है। पता है वो लोग क्या यूज़ करते हैं? गलत काम किया गया है। चलिए, मैं भी मान लेती हूँ कि उनके कहने का ये तरीका है, वो अपने तरीके से कह रहे हो। लेकिन आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, स्पेशली पूछना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर से बाहर निकलती होंगी, रात में 10 बजे निकलती होंगी, 11 बजे भी निकलती होंगी, 7 बजे भी निकलती होंगी, 4 बजे भी निकलती होंगी। क्या 7 बजे जो नज़रें आपको देख रही हैं, वही नज़रें आपको 8 बजे भी उसी तरीके से देखेंगी, 10 बजे भी वैसे ही देखेंगी और 11 बजे भी वैसे ही देखेंगी? इसका अर्थ ये है कि आप चाहे दिन में निकले, चाहे रात में निकले, चाहे सुबह को निकले और चाहे 2 बजे निकले, जब नज़र वैसी ही है आपको देखने की, तो वो नज़र आपको हर टाइम वैसे ही देखेगी। यानी कि एक रेप विक्टिम, यानी कि एक ऐसा इंसान जो इस माइंडसेट से भरा हुआ है, क्या वो दिन के 4 बजे लड़की को उस तरीके से नहीं देखेगा जितने वो रात में 11 बजे देख रहा होगा? सेम उसका माइंडसेट वही रहेगा ना। तो यहाँ पर गलती ये नहीं है कि वो 11 बजे निकल रही है, गलती ये है कि उसका माइंडसेट सेम वैसा ही है। उसको रात में लड़की मिलेगी तो भी वो वैसे ही देखेगा, दिन में मिलेगी तो भी वो वैसा ही देखेगा। और बहुत सारे लोग, आप मेट्रो से बहुत सारी महिलाएं आती जाती हैं, आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी होंगी जहाँ पर जानबूझ करके
लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। कई केसेस में अब यहाँ पर पुरुष होंगे जो ये कहेंगे कि मैम आप हर जगह महिलाओं को पोर्ट्रे करी। कई बार लड़कों के साथ गलत होता है कि गलत रेप केस में फंसाया जाता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर सुनवाई होती है, इसके लिए भी यहाँ पर कानून है। कई बार लड़के जो होते हैं इन गलत जो आरोप लगाए जाते हैं इसकी वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं, चीज़ें बहुत खराब भी हो जाती हैं। दोनों पक्ष है, लेकिन फिर भी इस पक्ष में महिलाओं का पक्ष भारी है। आप मानिए ना मानिए, आप ऑफेंड होइए, लेकिन ये बात सत्य है। ठीक है, आपकी राय क्या है मैं जरूर जानना चाहूंगी। क्या वाकई हम स्वतंत्र हो चुके हैं? लेकिन अब बात कर लेते हैं अपनी प्रारंभिक परीक्षा से ये कैसे जुड़ा हुआ है। अरुणा शानबाग केस, निर्भया फंड की बात करेंगे, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 की बात करेंगे। जब बात आती है हमारे मेंस के पेपर की, तब हम बात करेंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दे, ये डिस्कस करेंगे। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों पर डिस्कस करेंगे कि ये जो कानून बनाए गए हैं क्या ये वाकई धरातल पर हमारे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सीरियसली, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ। जब मैंने जिस दिन ये केस हुआ मैंने सोचा इस वीडियो को नहीं बनाऊंगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे धीरे बढ़ती गई, मतलब मेरे से रहा नहीं गया। आई वाज लाइक कि नहीं, इसको तो ज़रूर बनाना चाहिए। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती नहीं हूँ, मैं आप लोगों के हर एक अच्छे बुरे और भद्दे सारे कमेंट पढ़ती हूँ। पता उससे क्या पता चलता है कि वाकई इंसान की मानसिकता क्या है, वाकई हम कैसी ग्रसित मानसिकता में जी रहे हैं। वाकई अगर आप कुछ अच्छा बताओगे ना लोगों को, तो लोग कुछ ऑफेंड हो जाएंगे और आपको ऐसे ही समाज में जीना पड़ेगा। यहाँ आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मेरी लाइफ बहुत हार्ड है। नो, इट्स नॉट, ये ऐसी ही है और ऐसी ही आपको रहना पड़ेगा। लेकिन आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको सेल्फ अपने अंदर वो पावर लानी पड़ेगी कि वाकई अगर 10 लोग यहाँ पर मेरे अगेंस्ट हैं तो मैं अकेली ऐसी हूँ कि मैं उन 10 का सामना कर सकती हूँ। आपके पास इतनी पावर है, आप इस सृष्टि की रचयिता हैं और आप ऐसा कर सकती हैं। एंड आई फील प्राउड कि आई एम अ वुमेन। ठीक है, चलो आप यहाँ पर कुछ देख लेते हैं चीज़ें जो पोस्ट वायरल हुई, जो उसके बाद चीज़ें आई, जो कहा गया यहाँ पर कि हम जो है जितने भी हॉस्पिटल्स एसोसिएशन है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपको क्या रहिए बंद रहने की घोषणा कर दी गई हॉस्पिटल की। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या इनको बंद करने से आपने जो इंडियन मेडिकल जितने भी एसोसिएट्स हैं उनको बंद कर दिया, कॉलेजेस को बंद करवा रहे हो, मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, हड़ताल हुई, क्या इनसे वाकई कुछ फ़र्क पड़ेगा? सच बताऊँ तो नहीं पड़ेगा। ये फर्क आपको 10, 15, 14, 21, 22, 23, 24, एक महीना, साल भर, बस इसके बाद खत्म। जब निर्भया केस आया था आपने देखा कि क्या स्थिति थी, लेकिन उसके बाद क्या वाकई बहुत बड़े बदलाव आए? उसके बाद आप लोग, बहुत सारे लोग बाहर निकल करके आए। जब वहां पर एक नाबालिग कैसे कह सकते हैं हम उसे, वो मानसिक तौर पर तो बहुत विकसित हो गया था ना, सिर्फ शारीरिक तौर पर वो नाबालिग था। जब बात आती है मानसिक तौर पर विकसित करने की, यदि हम देखें कि उस विक्टिम का दिमाग कैसा है और अगर सजा हमें दिमागी तौर पर विकसित होने पर दी जाए ना, तो बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जो नाबालिग हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम देते क्या है, एज देख करके। हम ये नहीं देते कि मानसिक तौर पर वो कितना विकसित है। वो भी लड़का जो नाबालिग था, जिसने निर्भया के साथ रेप किया था और सबसे ज़्यादा हीनियस जो क्राइम किया था ना, उसी ने किया था। वो छूट गया, वो बाहर घूम भी रहा है। वो किस नाम से है, कैसे है, किसी को नहीं पता, बट वो है खुले में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या, हमारा जो सिस्टम है, मैं नहीं कहूँगी हमारा सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन आप देखिए, अगर हम मानसिक तौर पर क्रूरता की बात करें, हम मानसिक तौर पर देखें कि उसका दिमाग कैसे चल रहा है, तो वाकई हम उसे सज़ा दिला सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आया दैट डॉक्टर माइट हैव बीन 19 ईयर ओल्ड। वो 19 साल की होगी जब निर्भया केस हुआ था। उसके बाद उसने सोचा होगा कि वाकई व्यवस्था बदल गई है, उसके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या उसको पता था कि वाकई निर्भया 2 जो है वो वही बन जाएगी, उसके साथ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी? यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है जहाँ पर ये कहा जाता है कि उसकी बॉडी में 150 मिलीग्राम जो है वो सीबम पाया गया है। जनरली बोला जाता है कि एक पुरुष में से 15 ml होता है, यानी कि उसके साथ रेप नहीं, गैंग रेप किया गया होगा शायद। ठीक, यहाँ पर पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं। अभी जो कुछ नए खुलासे हैं उसमें ये बताया गया है कि ये जो कॉलेज था, यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी जो चीज़ें हैं बैकवर्ड में चलती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता था। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो खुद ऐसे काम करते थे, उनको भी वहाँ पर जो है गिरफ्तार किया जा रहा है फाइनली। और आगे बात करें तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई है ना,
आप जानिए समझिए कि हॉस्पिटल में तोड़फोड़ क्यों की गई। रीज़न कई बार ऐसा रहा होगा कि कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, इसके अलावा एक काम करो, इस हॉस्पिटल को ही तोड़ दो, जिससे क्या हो कि वहां पर जो एविडेंसेस हैं वो ना मिल पाए, जो और सारी चीज़ें हैं वो ना देखी जा पाए, सीसीटीवी फुटेज आपके पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसलिए इसको पूरी तरीके से वेल प्लान करके उसको तुड़वा दिया गया। वहां पर जो आम जनता है वो बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट कर रही है। कोलकाता में कहते हैं कि दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और ये बहुत घिसी पिटी लाइन है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट करोगे ना, कोलकाता में बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करी जाती है। और यदि जब भी बात आती है ना कि महिलाओं पर क्राइम सबसे कम कहाँ हो रहा है, तो कोलकाता का नाम सबसे ऊपर आता है। वरना आप देख लो, ये डेटा सबसे ज़्यादा गलत है। सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है कोलकाता में ही असुरक्षित हैं। रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पर पार्टियों का जो दबदबा है बहुत ज़्यादा चलता है। वहाँ पर पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके लगती हैं। यहाँ पर तो चीज़ें उजागर हो जाती हैं। बिहार अब की बात करें, यूपी की बात करें, यहाँ पर इस टाइप के मर्डर केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल आपको दिखाई देंगे। यदि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में यदि आप देखोगे कि 100 प्रोफाइल केसेस होंगे ना, हाई प्रोफाइल केसेस जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी, उसमें से 2 या 3 आपके सामने निकल करके आएंगी, बाकी नहीं आएंगी। इसलिए हम डेटा में कह देते हैं कोलकाता बहुत सेफ है, जबकि कोलकाता में महिलाएं बहुत ज़्यादा अनसेफ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और ये वही कोट था जो हम कह रहे थे, द डे अ वुमन कैन वॉक फ्रीली ऑन द रोड्स एट नाइट, दैट डे वी कैन से दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड इंडिपेंडेंस। ये महात्मा गांधी के वर्ड थे कि इस दिन हम क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो 15 अगस्त को हम वाकई स्वतंत्र नहीं हुए अभी तरीके से। जो रेप था उसको हमने देख लिया है, क्या रेप थी, क्या चीज़ें थी, जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी इसमें कि जब पोस्टमार्टम किया गया 14 अगस्त को, तो वहाँ पे बताया गया कि उनके प्राइवेट पार्ट में 151 mg, ठीक है, ये सीमन मिला है। और एक शख्स की बात की जाए तो उसकी बॉडी में इतना सीमन नहीं होता है, जनरली बोला जाता है 15 ml है। अगर वैसे ही हम इसे कंसीडर करें तो क्या हमें नहीं लगता है कि 10 लोगों ने रेप किया होगा, अगर वाकई हम ऐसे देखें तो। चलो, ये तो बात रही इसकी जो हमने चीज़ें समझ ली। आगे बात करते हैं महिला सुरक्षा में विफलताओं को उजागर करने वाली दुखद घटनाएं। हमने बहुत सारे कानून बना रखे हैं, नीतियां बना रखी हैं, हमने बहुत सारी यहाँ पर अच्छा हुआ। एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगी, वैसे राजनीति हो रही है लेकिन अभी इस गंदे लेवल पर राजनीति नहीं हो रही है कि मतलब बहुत ही बुरे लेवल की राजनीति शुरू हो गई हो इस रेप केस पर, लेकिन बहुत गंदे लेवल की होती यदि कोई एक मुस्लिम व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होता। आप स्थिति देखते उस दौरान कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की लोगों की और पॉलिटिक्स की, किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही होती इस मुद्दे पर। और मैं बहुत इस बात से खुश हूं कि वो व्यक्ति कोई मुस्लिम नहीं था, वरना इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके इतनी गंदी तरह से समाज में पेश किया जाता जिसका कोई आप शायद ही उदाहरण देखोगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और लोगों को ये मिल जाता कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, और समाज को डिवाइड करके हम बहुत गलत कर रहे हैं। इस समाज को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, ये बना इसलिए नहीं था कि हम इसको डिवाइड करें, बट हाँ चीज़ें थोड़ी इस तरीके से देखने को मिलती हैं। आप हमेशा देखते हो यहाँ पर रेप पीड़िता से किसी को कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये मतलब है कि वो किस जाति से है, उच्च जाति से है, निम्न जाति से, किस जाति से, हम ये देखते हैं, फिर हम उस पर पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पर कंपनसेशन दिया जा रहा है उस फैमिली को। आप क्या कंपनसेशन दे सकते हो उस फैमिली को जिस फादर ने अपनी बेटी को ऐसे देखा है कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है, उसके गले की हड्डी टूटी हुई है, उसके जो पैर हैं उनको चीर दिया गया है, उनकी बॉडी उथल पुथल पड़ी हुई है। आप क्या उस बाप को कंपनसेशन दे सकते हो? मुझे आज कोई यहाँ पर बताए। कैसे आप कंपनसेट करोगे कि किसी की आंखों में कांच घुसा दी गई है, किसी के जो फेफड़े हैं वो थोड़े से बाहर निकले हुए हैं? आप कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, आप सिर्फ न्याय दिला सकते हो, और वैसे ही कंपनसेट होगा। बात कर लेते हैं कोलकाता मामला। ये भी है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर यहाँ पर मृत पाई गई। शरीर पर यहाँ पर बहुत गंभीर यौन निशान थे। और हम अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था जहाँ पर मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, मद्रास हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट का था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि प्राइवेट में आपका जो पॉर्न देखना है वो गुनाह नहीं है। जब यहाँ पर बात निकल करके आई, जब ये रेप केस हुआ, तो ये पाया गया कि वहाँ पर आप देखो कि वो जो व्यक्ति था उसने रेप करने से पहले बहुत हीनियस जो वॉयलेंट पोर्न वीडियोस थे वो देखे थे उन्होंने, उनके फ़ोन में पाए गए, और सेम उसी तरीके से वॉयलेंस के साथ उनके साथ रेप किया गया। हम पोर्न तो अकेले देख रहे हैं, लेकिन हमसे उससे जो विचार बन रहे हैं वो सामने वाले पे स्प्रेड हो रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते कि हम जैसे काम करते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे पढ़ते हैं, हमारी बॉडी में वैसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं, हमारे वैसे आप देखोगे कि चीज़ें जो हमारे माइंड से कहते हैं ना कि एक
लिक्विड जो है फॉर्म होता है, निकलता है और उस तरीके से चीज़ होती है, वैसे ही वो होता है। आप अकेले में ही देखिए, सब अकेले में ही पोर्न देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कोई घर में टीवी पे लगा करके देखता होगा सीरियसली। लेकिन उससे जो उसके माइंड में चीज़ें बन रही हैं, जो छवि बन रही है, वो जब सड़क पे चलता है ना जा करके, वो हर एक महिला को वैसे ही देखता है। और आप कह रहे हो अकेले में देखना कोई गुनाह नहीं है, वाकई। चलिए आगे आ जाते हैं। शरीर पर गंभीर यौन उत्पीड़न के निशान मिले थे। ऐतिहासिक मामला अरुणा शानबाग नवंबर 1973 में मुंबई के KEM अस्पताल में यहाँ पर हमला किया गया था और हमले के बाद 31 साल तक वानस्पतिक अवस्था में वो रही थी, पूरी तरीके से कोमा में थी 31 साल तक वो महिला। आप समझ सकते हैं उसका दर्द? नहीं समझ सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर बात कर सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर बता सकते हैं क्या चीज़ें हैं कि हमारा सिस्टम किस तरीके से फेल हो रहा है। हम यहाँ पर नीतियाँ बनाते हैं, हम यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, क्योंकि कई बार मुद्दा राजनीतिक हो जाता है, एक इंसानियत से बढ़ करके राजनीति हो जाती है। इसलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे महिला सुरक्षा प्रणाली जो है इससे संबंधित। CCTV लगाए जा रहे थे ना पूरे दिल्ली में, जब निर्भया केस हुआ तो CCTV लगाए गए, हर जगह पर लगाए गए, वाकई लगाए गए, लगे भी हुए हैं। लेकिन जब बात आती है ना, कभी ऐसा कोई क्राइम होता है और हमें वहाँ पर फुटेज देखनी है, बहुत कम जगह पर ऐसा है कि वो रेगुलेट करते हुए हमें दिख जाते हैं। तो हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है। गैर कार्यात्मक आपके CCTV कैमरे काम नहीं करते, बस लगे हुए हैं। दूसरा, वॉशरूम के साथ ऑन कॉल रूम की कमी है। वो रेस्ट रूम में गई थी ना, रेस्ट करना था, उस महिला को रेस्ट करने की जगह नहीं मिली तो नीचे हॉल में चली गई। अगर वाकई अभी बात कही गई है, कल PM मोदी का भाषण आया था, उन्होंने बोला था कि वो 75,000 मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी करेंगे। तो उन 75,000 सीटों में आपकी लड़कियां 75,000 पढ़ने आएंगी, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी हो जाती है? सरकार की हो जाती है कि उनके लिए अच्छे वॉशरूम्स और रेस्टरूम्स भी बनाए जाएं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अंधेरे के बाद महिला कर्मियों द्वारा कम रोशनी वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज किया जाता है। अपर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं, इस कारण परहेज किया जाता है। चलने में मुझे लगता है कोई महिला डरती होगी। और उस रेप विक्टिम की जो मदर थी, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनकी 3 बीवियां थीं। ठीक है, हाँ, उनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये बात सच है, और फ्रंट में उनको रखा गया है, लेकिन बैक में कौन से लोग हैं वो अभी नहीं पता चल पा रहे हैं, जो कि जल्दी पता भी चल जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक सिस्टम है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छी भी है, अच्छा कार्य भी कर रही है। चलिए, नीति और कार्यात्मक विफलताओं की बात करें तो 2012 हम फेल कहाँ पर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 2012 दिसंबर 16 गैंग रेप के बाद वादे मोटे तौर पर यहाँ पर दिखाए गए थे, दिखावटी रहे, उनका कुछ देखने को मिला नहीं। निर्भया फंड आपका शुरू किया गया 2024-25 के लिए, 100% इसमें वृद्धि कर दी गई। 2013 और 22 के बीच में आवंटित फंड का आधे से भी कम उपयोग किया गया जो निर्भया फंड में आया। क्यों? आपने फंड बनाया था ना कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस फंड का यूज करोगे, तो आपने आधे से कम फंड का यूज क्यों किया? आपको तो पूरे फंड का यूज करना चाहिए था ना। जहाँ CCTV वर्क नहीं करे वहां पे आपको लगवाए जाने चाहिए थे, बट नहीं, हमारे फंड में आया है, वो रखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 कार्यात्मक आधे अधूरे मन से यहाँ पर किए गए। इसके कार्य उस तरीके से नहीं चलते हैं, रिपोर्ट उस तरीके से दर्ज नहीं करवाई जाती हैं। एक तो हमारे यहाँ क्राइटेरिया इस प्रकार से है, लेकिन सरकार ने अभी बड़ा बदलाव किया है। आज ही जस्ट अभी की न्यूज़ है, थोड़ी देर पहले की, सरकार ने कहा है कि यदि किसी डॉक्टर के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो 6 घंटे के अंदर आपको FIR लिखनी पड़ेगी। आप 24 घंटे का वेट नहीं कर सकते कि वो मिली या नहीं मिली। ठीक है, तो 6 घंटे के अंदर आपको FIR लिख करके उस पर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। चलिए, ये एक अच्छा सुधार किया गया है। आगे बात करते हैं। मई 2023 में सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने में विफलता के लिए सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर आलोचना भी की गई थी। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013, इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा। उद्देश्य था कि इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाएं आती हैं, उनको रोकना, उनका समाधान करना और ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। जब हॉस्पिटल क्या है, आपका कार्यस्थल है, वहां पर ये आपका लागू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। चलो आगे बात कर लेते हैं। प्रमुख प्रावधान क्या है? यौन उत्पीड़न की परिभाषा सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। अधिनियम में यौन उत्पीड़न की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिसमें यौन रूप से प्रभावित अवांछित कृत्य या व्यवहार शामिल हैं जो शत्रुतापूर्ण या भयभीत करने वाला कार्य वातावरण बनाते हैं। उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वो आपका क्या है, यौन उत्पीड़न का मामला यहाँ पर दर्ज हो सकता है यदि ऐसा किया जा रहा है तो। प्रायोज्यता, यह अधिनियम सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ किसी भी संगठन, संस्था, उपक्रम या फिर प्रतिष्ठान सहित सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में।
बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में यदि छोटी छोटी ऐसे बात की जाए, कंपनियां या फिर ऑफिस में लोग बैठते हैं, वहाँ पर महिलाओं को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर जागरूकता की भी कमी है, हमें ये देखना चाहिए। आंतरिक समिति अधिनियम के अनुसार 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा। कहाँ बनी है ये आंतरिक शिकायत गठन समिति, मुझे भी देखना है, क्योंकि जहां पर आप देखोगे ना 10 से 12 है, वहां पर ऐसी कोई आंतरिक समिति गठित नहीं की गई है। वो बस यहाँ पे लिखा गया कि ऐसा होना चाहिए, तो आपको चेक भी करना चाहिए ना कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन फिर आप कहोगे सरकार क्या क्या करेगी, सरकार चुनाव में इतना पैसा खर्च कर सकती है। इस बार का चुनाव सबसे महंगा चुनाव था, अगर आपको पता हो तो, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। लेकिन निर्भया फंड का 50% यूज किया गया महिलाओं के किस में, सुरक्षा में। हम जांच नहीं कर पा रहे। चलिए, यह समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चाहे बात की जाए कोलकाता, पश्चिम बंगाल की, वहां पर भी जो चुनाव होता है ना, वो बहुत पैसा खर्च होता है चुनाव में। लेकिन वहां पर ममता बनर्जी जी किस चीज में बिजी रहती हैं, वो बिजी रहती हैं कि कैसे जो बांग्लादेशी या प्रवासी आ रहे हैं, मैं उनका दिल जीतूं, कैसे मैं बगल में रहने वाले लोगों का दिल जीतूं, और कैसे मैं एक जातिवाद, एक धर्मवाद राजनीति करके अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बना करके रखूं। क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है ना धर्मवादी राजनीति करने से, तो वो कहाँ पर जो चीजें हैं उसको सुनिश्चित कर पाएंगी। चलिए आगे आ जाते हैं। स्थानीय समिति ऐसे मामले में जहां कार्यस्थल पर आईसी नहीं है, जैसे कि 10 से कम कर्मचारियों वाला संगठन जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में है, जिलाधिकारी शिकायतों को प्राप्त करने और उसका निवारण करने के लिए एक स्थानीय समिति का गठन करेगा। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई जिलाधिकारी की कि वो बनाए, और अगर वहां पर नहीं है तो जीएनसीटीडी में जिला मजिस्ट्रेट को जीएनसीटीडी में जिला स्तर पर स्थानीय समिति के गठन के लिए जिलाधिकारी के रूप में मान्यता किया गया है। शिकायत प्रक्रिया अधिनियम में यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत करने, जांच करने और समाधान करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ये शिकायतों की गोपनीयता और समय पर इसका समाधान करने की इनको सुनिश्चित पूरा आश्वासन देती है कि समय पर आपका समाधान होगा और आप ये शिकायत दर्ज करवा सकते हो। आगे देखते हैं प्रतिशोध के विरुद्ध संरक्षण। यह अधिनियम सद्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज कराने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध प्रतिशोध या प्रतिकूल कार्रवाई निषेध करता है। दंड क्या है? यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो अधिनियम में दंड का प्रावधान है, जिसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर आर्थिक जुर्माना और नौकरी से बर्खास्तगी आपकी शामिल होगी। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत शिकायत प्रक्रिया में आपके कुछ चरण भी बताए गए हैं कि आपको कैसे शिकायत दर्ज करनी है। पीड़ित महिला क्या करेगी, उसकी ओर से कोई भी अगर ऐसा हो रहा हो तो सबसे पहले जाकर के वो यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज करेगी। यदि संगठन में 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो शिकायत आंतरिक समिति में दर्ज होनी चाहिए जो वहां पर बनी है। आगे बात करें, यदि संगठन में 10 कर्मचारी हैं या किसी अन्य वैध कारण से शिकायत जिलाधिकारी द्वारा गठित स्थानीय समिति के सक्षम दर्ज की जा सकती है। यदि उसके यहाँ पर नहीं है तो वो दर्ज करवाएगी करके। दाखिल करते समय सीमा यहाँ पर बताई जाएगी कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला होनी चाहिए, कब कब क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। समिति की संरचना में ये जरूर है कि यहाँ पर एक महिला अधिकार संगठन और गैर सरकारी संगठन होना चाहिए और महिला सदस्यों का यहाँ पर बहुमत होना चाहिए। ठीक है, पूरा होने का समय बताया गया है कि जब से शिकायत प्राप्त होती है 90 दिनों के भीतर आपकी जांच पूरी हो जाएगी, लगभग 3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यही वैध कारण है। यदि आपका वैध कारण है तो समय सीमा के अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। वाकई निष्कर्ष की फाइनली अब हम बात करेंगे कि कैसे हम चीज़ों से बच सकते हैं। हम पॉलिसीज़ की बात कर सकते हैं। ठीक है, हम ये बात कर सकते हैं कि भाई एक काम करो, महिलाओं को घर के अंदर बंद कर दो, उनको निकलने मत दो। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पर वो होना चाहिए। एक हमारे समाज की जो सबसे मुझे लगता है कि दुखद बात है वो ये है कि जब भी कोई घटना होती है ना, तो यहाँ पर सिखाया जाता है कि महिला को ऐसा करना चाहिए, महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। सीरियसली आप देखिए, आप अपने घर में देखिए, आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से चीजों को समझ जाओगे कि वाकई यही होता है। अगर आप भाई हैं तो देखना आपके घर में बहन अगर ऐसा कुछ रहेगा ना, आप कुछ करोगे तो डाटा आपकी बहन को जाएगा, बोलेगा अरे तुम शांत रहो ना, वो लड़का है। ये जो चीजें हैं ना, ये शायद बहुत ज़्यादा अब जो चीज़ें हैं उसको क्रिएट करिए। लोग कहते हैं ना डाइवोर्स बढ़ रहे हैं आज के टाइम में। रीज़न ये है कि पहले के टाइम में ना महिलाओं में बर्दाश्त करने की क्षमता थी, वो कुछ कह नहीं पाती थी, उनको अपने अधिकार नहीं पता थे। आज के टाइम में पता है, वो कुछ कहती हैं तो बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि अच्छा अब ये पढ़ लिख गई हैं तो ऐसा करेंगी, तो समथिंग लाइक दिस ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं नहीं कहूँगी कि ये वाकई बहुत अच्छा है, सच में नहीं अच्छा है। चीज़ों को जितना संभाल करके रखा जाए, रिश्तों को जितना संभाल के रखा जाए, वो अच्छी चीज़ है।
लेकिन यहाँ पर अगर किसी महिला को लग रहा है वाकई ये चीज़ गलत है और वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, तो सबसे पहले तो उसके घर वाले ही उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वो समाज से क्या लड़ेगी जा करके। पहले तो घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। तो पहले बदलाव अपने घर से शुरू होता है, तो अपने घर से पहले अपने बच्चों की पेरेंटिंग ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि यदि ये मेरी बहन है तो वाकई बाहर में और 4 बहनें हैं। अब ऐसा नहीं कह रही हूँ सबको बहन मान लो, वरना कुछ लोग कहने लगे शादी किससे करेंगे, फिर तो हमें फॉरेन जाना पड़ेगा। ना ना ना, मैं जानती हूँ आप लोगों के क्या क्या सवाल और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इतने दिन से मैं समझ चुकी हूँ कि जब आप इस टाइप के टॉपिक डिस्कस करते हो ना, तो आपसे लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर से और ज्ञान भी देंगे, दिक्कत नहीं है, आप दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आपके व्यूज़ मुझे पता चले कि इन चीज़ों में क्या होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष बताया गया है कि प्राणीगत विफलताओं को संबोधित यहाँ पर किया गया है कि जो भी विफलताएं हैं आप उनको ठीक करिए, अपने कानूनों में थोड़ा सा बदलाव करिए और चीज़ों को ठीक करिए, और उम्मीद की जा रही है निर्भया की तरह दोबारा से कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि कब तक ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन वाकई जो हुआ बहुत ही हीनियस था। आप इसका कंपनसेशन कभी लाइफ में नहीं कर सकते हो, और शायद आप अपनी प्रॉपर्टी भी दे दो ना, या अपनी गवर्नमेंट भी दे दो, तब भी नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ है। तो ये था टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।